Yeah. So in today's class, I will talk about what? I will talk about metaphysical poets और metaphysical poetry. metaphysical poetry पे जो पॉइंट्स लिखा है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है दो तीन पॉइंट्स जो है बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहला चीज की जो मेटाफिजिकल पोएट्स है या जो मेटाफिजिकल पोइट्री है एक ही एज में था, जैकोबियन एज में था। जैकोबियन एज में एक स्कूल ऑफ पोइट्री आती है जिसका नाम है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री किस एज में? जैकोबियन एज, 1603 से 1625। व्हाट टाइप ऑफ पोइट्री? मेटाफिजिकल पोएट्स या मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। व्हेन यू से अबाउट metaphysical school of poetry or metaphysical poets, I would like to tell you two important points. I would like to tell you two important points. एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ या जो समझाना चाहता हूँ वो ये चीज है कि मेटाफिजिकल जो स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है ये आपका जैकोबियन एज में आता है। जैकोबियन एज का मतलब 1603 से 1625। बट मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। And what do you mean by Elizabethan school of poetry? Elizabethan school of poetry means poetry which came in the age of Queen Elizabeth. Poetry of William Shakespeare, poetry of Edmund Spenser, पोइट्री ऑफ सर फिलिप सिडनी एंड यू कैन से कि जो भी सॉनेट्स लिखा गया था तो उनका जो लिखने का तरीका था उससे अलग हट करके मेटाफिजिकल पोएट्स ने लिखना शुरू किया। सबसे बड़ा चीज क्या था जो अलग तरीका था वो मैं बताना चाहूंगा कि जो एलिजाबेथन पोइट्री थी या जो पोइट्री ऑफ शेक्सपियर था, जो पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर था, उस पोइट्री में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस था? इमोशन को जगह दी गई थी। वो पोइट्री भावनात्मक पोइट्री थी। कैसी पोइट्री थी? इमोशनल पोयम्स। इमोशनल पोयम्स वर कंपोज्ड बाय ई से एलिजाबेथन, पी से पोयम्स। जो इमोशनल पोयम्स थी या जो इमोशनल पोइट्री थी वो सबका सब जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया था? आपके एलिजाबेथन पोएट के द्वारा। और ये जो पोयम थी इस पोइट्री में जगह नहीं दी गई थी। किसको जगह नहीं दी गई थी? यू फाइंड दैट कि इन दिस पोइट्री नो रूम वाज गिवन टू हुम, इन दिस पोइट्री नो रूम वाज गिवन टू थॉट। सबसे बड़ा चीज की एलिजाबेथन पोइट्री में एक चीज का जिक्र कम है और वह कौन सा चीज रहा है? वह रहा है थॉट। THOUGH, थॉट एंड रीजन। एलिजाबेथन पोइट्री वाज हाईली इमोशनल बट नॉट इंटेलेक्चुअल। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा कि एलिजाबेथन जो पोइट्री थी वह जो है इमोशनल तो रही है लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं रही है। उसमें तर्क नहीं था, उसमें बौद्धिकता नहीं थी। और जो एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में मेटाफिजिकल पोएट्स ने लिखा, उन्होंने लिखने की एक नई शैली डेवलप की। उन्होंने लिखने का एक नया तरीका खोजा और उस तरीके में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस तरीके को खोजा उसमें थॉट और इमोशन को जोड़ दिया, जिसको कहा जाता है फ्यूजन ऑफ थॉट। THOUGHT, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, EMOTION। फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। थॉट और इमोशन को जोड़ने का काम किया गया। किसके द्वारा जोड़ने का काम किया गया? थॉट और इमोशन को जोड़ने का काम जो है मेटाफिजिकल पोएट्स के द्वारा किया गया। हु एडेड? यू विल कम टू नो कि फ्यूज्ड। हु फ्यूज्ड इट? थॉट एंड इमोशन। इट वाज फ्यूज्ड बाय whom? Thought and emotion. It was fused by
metaphysical poems. This is another point which you have to keep in your mind. यह एक दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसका क्या नाम है, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। अब उसके बाद क्या होता है थॉट और इमोशन में, जैसे अगर आप ये है कि केवल लोग ये कहते हैं कि ना ऐसे जनरल वे में द पीपल से कि डोंट फ्लो विद इमोशन, भावना के साथ आप मत बहिए, या आप केवल जज्बातों में कोई काम ना करिए। डोंट टेक अ डीप इन द ओशन ऑफ इमोशन, हमें जो है क्या करना है कि भावना रूपी सागर में डिप नहीं लेनी। लेकिन बेटा एलिजाबेथन पोएट्स जो है, दे टुक अ बाथ in the ocean of emotion. They didn't give any room, they didn't give any place, yeah, they didn't use this technique that is known as fusion of thought and emotion. वे इस टेक्निक का यूज नहीं करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, जिसको फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन कहा जाता है, कि एक ऐसी पोयम की हम रचना करें या एक ऐसा हम पोयम लिखें जिसमें तर्क भी हो और भावना भी हो। नहीं, उन्होंने जो लिखा वो क्या था, केवल इमोशनल थी। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स ने जो लिखा वो थॉट भी है और उसमें इमोशन भी है। एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरा चीज ये रहा है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री रही है उसमें जो है एक और चीज रही है। वह चीज क्या थी कि उनकी जो पोयम्स रही मेटाफिजिकल पोयम्स का, वो सब ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में रही है। ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है? ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म इज अ टाइप ऑफ पोयम इन विच यू फाइंड द स्पीकर, द पोएट वर्क्स एज स्पीकर, जिसमें पोएट खुद एक स्पीकर के रूप में काम करता है और लिसनर होंगे। तो ज्यादातर जो जॉर्डन का पोयम है उसमें स्पीकर का काम वही किए हैं और लिसनर के रूप में उनकी बिलव्ड या वाइफ रही। तो इनकी जो पोयम का रहा है वो फॉर्म क्या रहा है, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म। इफ द क्वेश्चन कम्स कि उनकी पोयम का फॉर्म क्या था, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म। इसके अलावा उन्होंने सॉनेट्स भी लिखा, मैं नहीं कहता उन्होंने सॉनेट्स नहीं लिखा, उन्होंने सॉनेट्स भी लिखा पेट्राचन मॉडल पर। और खास करके जॉर्डन का जो कलेक्शन ऑफ सॉनेट है उसको फॉली सॉनेट्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो भी पोयम्स या जो भी लिरिक इन्होंने लिखा वो लव पोयम्स रही है। कैसी पोयम्स रही? लव पोयम्स रही है, लव पोयम्स रही। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लव पोयम्स के अलावा उनकी जो पोयम्स रही है वो पोयम्स जो है शॉर्ट लिरिक्स फॉर्म में रही। किस फॉर्म में रही? शॉर्ट लिरिक्स, SHORT, शॉर्ट लिरिक्स। ये सब पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि उनकी पोयम की, मेटाफिजिकल पोयम्स की क्या खासियत। लव पोयम्स है, शॉर्ट लिरिक्स है, लिरिकल फॉर्म में है, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन रही है। जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी बात सबको समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं आई नो। नो सर, नो सर, समझ में आ रहे। दैट्स गुड। फिर एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि उन्होंने शॉर्ट लिरिक्स लिखा, उन्होंने लव पोयम लिखा, उन्होंने सोनेट लिखा, उन्होंने कुछ रिलीजियस सोनेट भी लिखा हुआ है। और रिलीजियस सोनेट का एक अच्छा एग्जांपल मैं यही बता दूं, उसका कलेक्शन ऑफ सोनेट है जिसका नाम है हॉली सोनेट। ये कई बार पूछा जा चुका है, हॉली सोनेट्स। एक इसका जॉन डन का। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल लिरिक पोयम लिखा, सोनेट नहीं लिखा है, दे आल्सो कंपोज सोनेट। और ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल लव पोयम की बात की, उन्होंने गॉड की बात नहीं की, डेथ की बात नहीं, उन्होंने इस एस्पेक्ट पर भी बात की। लेकिन एक जो तरीका था कि उन्होंने वेदर दे हैव रिटन सोनेट्स, वेदर दे हैव रिटन शॉर्ट लिरिक्स, वेदर दे हैव रिटन लव पोयम, उनके हर पोयम में एक नई शैली उन्होंने डेवलप किया था, लिखने का एक नया तरीका डेवलप किया था। और वह क्या था? फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। अगर मैं भावना की बात करूंगा तो भावना के साथ तर्क को भी उन्होंने जगह दी है। कोई भी पोयम आप ले लीजिए, जॉर्डन का कोई भी पोयम आप ले लीजिए, मैं कुछ पोयम का नाम लिख रहा हूँ। जॉर्डन की एक पोयम है द फिली, जॉर्डन की एक और पोयम है कैनोनाइजेशन, जॉर्डन की एक और पोयम है
that is the flea canonization. Death shall not be proud, it's a sonnet. Death shall not be proud. ये सब आप देखते हैं कि ये सब जो है आपको याद होना चाहिए एट अ ग्लांस में कि द फ्ली है, कैनोनाइजेशन है, डेथ शैल नॉट बी प्राउड। कुछ उनकी और पोयम्स है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। व्हेन यू गो विद हिज पोयम्स यू फाइंड कि उन सब में एक खासियत रहेगी। पहले मैं पोयम का जिक्र कर दूं, देन यू सी। एक उनकी पोयम है गुड मारो। एक उनकी पोयम है इक्सटेसी, ECSTASIE। एक उनकी पोयम है अवेलडिक्शम फॉरबिडिंग मॉर्निंग, VALEDICTI, अवेलडिक्शम फॉरबिडिंग मॉर्निंग, MOURNI, या MOURNING। दिस मॉर्निंग मीन्स विलाप करने वाला, नॉट मॉर्निंग सुबह वाला नहीं। वेलडिक्शन का मतलब विदाई गीत, जिसमें जो है पोएट अपनी बिलब से जुदा होता है, अलग होता है, तो वो रोने लगती है, तो उसको फॉरबिड करता है कि डोंट क्राई डोंट लैमेंट। उसमें उस तरह की चीजों को लेकर बात की गई। तो ऐसी बहुत सारी पोयम रही है, जिसमें गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार एक उनकी पोयम रही है। अभी मैंने जिक्र किया था डेथ शैल नॉट बी प्राउड, एक्सटेसी, ऑल दीस थिंग्स यू सी या यू फाइंड। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कम से कम अगर आप इनके बारे में जान बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ पोयम ही कंपोज्ड, या एक दो एग्जांपल पता हो। तो इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। आगे इसमें दिया भी है। अब उसके बाद इन्होंने जब ये सब पोयम लिखा तो इन पोयम में क्या क्या खासियत है। इनकी पोयम सोनेट के रूप में है, इनकी पोयम लिरिक के रूप में, दो ही रूपों में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा चीज, इनकी पोयम का जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म है, या सोनेट फॉर्म है या ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म है, शार्ट लिरिक्स है। इनकी पोयम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने थॉट के साथ साथ इमोशन को जगह दी है। ऐसा नहीं था एक आस्पेक्ट को लेकर बात किया केवल इमोशनल है, नो। जैसा एलिजाबेथन, थॉट भी है और इमोशन भी है, जिसको क्या कहा गया, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। इसके अलावा इनकी पोयम में क्या नजर आता है, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, या जिसको कहा जाता है मेन ऑफ लर्निंग, MEN, मेन ऑफ लर्निंग, LEARNING। मेन ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, वे जो लोग थे, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, उनको अपने समय में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है, या जो आप कह सकते हैं इन्वेंशंस हो रहे थे, जो चेंजेस उनके सराउंडिंग में हो रहा था चारों तरफ, उसको वे उससे भी वाकिफ थे, उनको उसका ज्ञान था, और उस ज्ञान को खुल करके अपनी पोयम में उन्होंने उसको उसको लिखा, यूज किया हुआ है। इसीलिए उनको क्या किया, मेन ऑफ लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखने वाले, वे ऐसे लोग थे जो नई विद्या, नई चीज को सीखने में विश्वास करते थे और उसको डिस्प्ले करने में विश्वास करते। दे वर मेन ऑफ लर्निंग एंड दे डिस्प्लेड देयर नॉलेज। ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल सीखा ही, मेन ऑफ लर्निंग भी थे, सीखे भी और उन्होंने उसको बताया भी। उनकी पोयम पोयम की एक और खासियत है जिसको कहा जाता है कंसीट, CONCEIT। कंसीट, कंसीट क्या है, कंसीट एक इमेज होती है, कंसीट इज एन इमेज। कंसीट एक इमेज होती है इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टुगेदर, जिसमें दो असमान चीजों को एक साथ में रखा जाता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो कंसीट है वो क्या है। कंसीट इज एन इमेज, कंसीट एक तस्वीर है, एक इमेज है, इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टुगेदर, जिसमें दो असमान चीजों को साथ में रखा जाता है। तो दे वर मेन ऑफ लर्निंग। यू देन फाइंड या यू देन सी कंसीट। एंड व्हाट इज कंसीट, की कंसीट इज एन इमेज। मैं उसकी डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ कि कंसीट इज एन इमेज, यह एक तरह की इमेज होती है, इन विच
what in which two dissimilar things are put together, जिसमें दो असमान चीजों को रखा जाता है या तुलना की जाती है. In which two dissimilar, DISSIMIL, dissimilar things are put together. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जो है टीयर्स फ्लड कहा जाए, टीयर्स की मेटाफोरिकल में कि टीयर्स और फ्लड का तुलना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी टीयर्स और फ्लड का रूप दिया जाए. या अगर मैं ये कहूं कि जो या अगर मैं ये वर्ड यूज करूं, कौन सा वर्ड मैं यूज करूं, मैं अगर ये वर्ड यूज करूं कि टीयर्स फ्लड, then I use the word, and what is that? That is the, if I use this word कि सोल का तुलना किससे किया जाए, कंपास, कंपास से, कंपास के नीडल से की जाए, नीडल ऑफ द कंपास, एन नीडल NEEDL, परहैप्स नीडल ऑफ अ कंपास, कंपास. सोल का जो है वो तुलना नीडल ऑफ अ कंपास से की जाए. कहाँ सोल एक आ जाता है कि सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड, गॉड का वो अंश है, और जो नीडल है वो नॉन लिविंग है. तो ऐसे तमाम चीजों से उन्होंने उसका तुलना किया हुआ. तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनमें जो है डिस्प्ले ऑफ लर्निंग था, या दे वर मेन ऑफ लर्निंग एंड दे डिस्प्लेड देयर नॉलेज, कंपास का इस तरह का चीजें वी सी या वी फाइंड. आई जस्ट वांट टू से कि अगर इफ यू गो विद दिस पॉइंट या इफ यू सी दिस, तमाम चीजें नजर आती हैं, तमाम चीजें हमें देखने को मिलता है, वी फाइंड इट. वन सिग्निफिकेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके अलावा वहां पे एक और चीज था. वो चीज क्या था कि उनकी जो पोयम थी उसमें आप देखेंगे एब्रप्ट स्टार्टिंग रही, ABRUPT, एब्रप्ट स्टार्टिंग. एब्रप्ट स्टार्टिंग मतलब होता है सडन स्टार्टिंग. दे मेटाफिजिकल पोएट्स डोंट मेक एनी बैकग्राउंड, वे कोई बैकग्राउंड नहीं बनाते हैं, वे अपनी बात को डायरेक्ट रखते हैं और सडन स्टार्टिंग आप वहां पर देखते हैं. तो इस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, इस पार्टिकुलर चीज को एब्रप्ट स्टार्टिंग कहा जाता है. इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है मेटाफिजिकल पोएट्स में, और वो चीजें है कि उन लोगों ने अपनी जो भी बातें रखी हैं उनकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग ढंग का था. जैसे को हम लोग यूज करते हैं कोलोकियल लैंग्वेज, COLLOQUAL कोलोकियल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें कि थोड़ा सा हार्श टोन हो, जर्की वर्सिफिकेशन हो, दिस थिंग्स वी सी, दिस थिंग्स वी फाइंड. सो यू सी कि कोलोकियल लैंग्वेज का भी यूज किया गया या इस तरह की चीजें रही है. आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई जस्ट वांट टू से कि वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट, जब भी आप इन पॉइंट्स को लेकर के चलते हैं या इन पॉइंट्स को शेयर करते हैं या इन पॉइंट्स को आप साझा करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी स्कूल, देखिए अगर हम मेटाफिजिकल स्कूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें कुछ नया हुआ था तभी वो चीज. अगर वो एलिजाबेथन जैसा ही होता तो इतना सारा उस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं थी. तो किसी भी स्कूल के बारे में सबसे पहले यू मस्ट नो व्हेन डिड इट कम, या व्हेन डिड इट फ्लारिश, या फ्लारिश कब था. सेकेंड पॉइंट, यू मस्ट नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. तो आपको ये पता चल गया फ्लारिश जैकोबियन एज में हुआ 1603 से 1625. किसके अगेंस्ट में आया था, एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के अगेंस्ट में आया था. क्या अंतर था, ये केवल इमोशनल थी, दूसरे में थॉट और इमोशन दोनों है. इसके अलावा आपने उसकी और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि उनमें क्या क्या चीजें रही है, मेटाफिजिकल कंसीट रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी रही है, दीज थिंग्स यू सी. अब उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान में रखना कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री थी या जो पोएट्स थे
मॉडर्न एज में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मॉडर्न एज में टीएस एलियट ने इनकी बहुत तारीफ की है। टीएस एलियट, किसने तारीफ की है? टीएस एलियट ने। टीएस एलियट एडमायर्ड मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल, टीएस एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत तारीफ की है और उन्होंने एक एसे लिखा था मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से। मेटाफिजिकल पोएट्स किसने लिखा था? टीएस एलियट ने लिखा हुआ था। एंड इट केम इन 1921, 1921 ईस्वी आया हुआ है यह ऐसे। ये भी पूछा जा चुका है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी दे मस्ट नोट डाउन कि ये ऐसे टीएस एलियट का रहा। टीएस एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स का तारीफ किया हुआ, ये सब चीजें। अब आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये जो आया हुआ है इसके लीडर कौन थे, कौन इसको लीड करता, या इस तरह की पोयम्स की शुरुआत करने वाला कौन था और उसका क्या रोल रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो इस तरह की जो पोयम है इसको शुरू करने वाली जो शख्सियत है उनका नाम था जॉन डन। यू नो कि उनका क्या नाम रहा? उनका नाम रहा जॉन डन। सो यू सी हियर कि जो इनके लीडर हैं, ही वॉज जॉन डन। नंबर 15 मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स के जो लीडर है कौन है? जॉन डन। जॉन डन को जब आप देखते हैं तो जैकोबियन एज में आते हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ बेन जॉनसन है, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं, तमाम चीजें। एक तो एक पॉइंट हुआ। इनका काम था कि एक नई तरह की पोइट्री लिख देना। लेकिन जो शब्द मेटाफिजिकल आया हुआ है, ये मेटाफिजिक्स शब्द जॉन डन ने नहीं यूज किया। जैसे अगर मैं शमीम हूं, मेरे अंदर कोई विचार आता है तो मैं उस विचार को क्या करूंगा? दुनिया को देके चला जाऊंगा, लेकिन उस विचार को कोई टाइटल देने का काम कोई दूसरा आदमी करेगा कि शमीम आए थे, उन्होंने एक नए ढंग से सोचा, नए ढंग से लिखा। तो जो मेरे बारे में रिसर्च करेगा, जो मेरे बारे में खोज करेगा, उसको एक नया शब्द देगा, वो दूसरा आदमी होगा। तो जॉर्डन ने इस तरह की पोइट्री लिखा, लेकिन मेटाफिजिक जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले इंट्रोड्यूस जॉन ड्राइडन ने किया। एक पॉइंट आप ध्यान में याद रख लीजिएगा, जॉन ड्राइडन used the word metaphysics। मेटाफिजिक्स शब्द का यूज जॉन ड्राइडन ने किया और इस शब्द को क्वाइन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया। तीनों इसीलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। जॉन डन इसके फादर कहे जाएंगे। फादर किसके? इस शब्द के फादर नहीं, उस स्कूल ऑफ पोइट्री, एक नई तरह से पोयम लिखने के फादर वो कहे जाएंगे। जॉन ड्राइडन क्या कहे जाएंगे? जॉन ड्राइडन ने केवल उनके द्वारा लिखी गई पोयम को एक नया शब्द दिया, जिसका क्या नाम उन्होंने दिया? मेटाफिजिक उन्होंने कहा। फिर उसके बाद किसका नाम आता है? जॉन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनके द्वारा जो जॉन ड्राइडन ने जो शब्द यूज किया या इंट्रोड्यूस किया कि एक नई तरह का पोयम है, इस पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने काफी कुछ काम किया, लिखा, पढ़ा, तमाम चीजें। तब उन्होंने उसको क्वाइन किया। क्वाइन को ना अपनी स्टैंप लगाई, एक्सेप्ट किया, दुनिया को बताया कि ये जो बात हो रही सही, एक नई तरह का स्कूल, एक नई तरह का पोयम डेवलप हुआ है और ये अलग है एलिजाबेथन से, और इसको एक नया नाम देना चाहिए, इसकी खासियत क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। उसके लिए कौन सा वर्ड आया? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन coined the term, COINED, coined the term metaphysics। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने टर्म को क्वाइन किया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्वाइंड द टर्म मेटाफिजिक्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने टर्म को क्वाइन किया हुआ। तो रिमेंबर दैट, यू मस्ट गो विद दिस वर्ड कि उन्होंने इस शब्द को क्वाइन किया है। इंट्रोड्यूस किसने किया? जॉन ड्राइडे ने किया हुआ है। और उसका फादर कौन है? जॉन डन है। ऑल दीज थिंग्स, ये तीनों नाम आपको अलग होना चाहिए। मॉडर्न एज में उसको किसने एडमायर किया है? टीएस एलियट ने किया हुआ है। अब जो मेटाफिजिक्स शब्द है, इसका क्या मतलब है? मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड, जो एक भौतिक, जो एक दुनिया है, जो एक उसका जो जो एक संसार का जो स्ट्रक्चर है,
जिसे हम अपनी ओपन आई से देखते हैं, इसके बियॉन्ड भी कोई ना कोई दुनिया है, या उसके जो बियॉन्ड है उस वर्ल्ड के बारे में जब कोई बात करता है, जैसे अगर आप कहें कि हीवन के बारे में, हेल के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, गॉड के बारे में, सोल के बारे में, हो सकता है यू यू से कि सर आई कांट सी बट आई कैन फील, द पीपल यू से द कि यूज द आईज ऑफ योर हार्ट टू सी गॉड, टू सी सोल, टू कम टू नो अबाउट दीज थिंग, कि आप अपनी मन की आंखों का इस्तेमाल करिए। तो जब इस तरह का बात होती है तो आप यू कम टू नो समथिंग, यू जिसको कहा जाता है यू इमेजिन, या एक तस्वुर आता है, एक ख्याल आता है वो चीज कैसा होगा। तो आई जस्ट वांट टू से कि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दीज थिंग्स यू सी या दीज थिंग्स यू फाइंड, जहां पे आपको ध्यान में रखना है। एक उसमें से पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मेटा, मेटा मीन्स क्या होता है, बियॉन्ड, परे। फिजिक का मतलब फिजिकल वर्ल्ड, जो संसार का रचना हमें अपनी ओपन आई से देखते हैं, इसके बियॉन्ड जो चीजें, उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। दूसरा चीज ये है कि जॉर्डन, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है जो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ। जॉर्डन इज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो जॉर्डन है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर है। जॉन ड्राइडन यूज्ड द फ्रेज मेटाफिजिक्स, जॉन ड्राइडन ने केवल मेटाफिजिक्स शब्द का यूज किया है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, लेकिन इस शब्द को कॉइन किसने किया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ये सब मैंने आपको बता दिया। Metaphysical poets emerged in 17th century before restoration age. Metaphysical poets 17th century में आए हैं रेस्टोरेशन एज से पहले, और रेस्टोरेशन एज से पहले कौन सा एज रहा है, जैकोबियन एज रहा है, एज ऑफ जॉन मिल्टन रहा, इन सब में रहा है। फिर ये बता रहे मेटाफिजिकल की खासियत क्या थी। मेटाफिजिकल पोइट्री वाज बेस्ड ऑन रीजन एंड माइंड, मेटाफिजिकल पोइट्री में रीजन का इस्तेमाल है, तर्क विद्या का इस्तेमाल है। जो मेटाफिजिकल पोयम्स है, इट्स हाईली इंटेलेक्चुअल पोयम, इमोशनल ही नहीं रही है। फिर उन्होंने बताया कि दे कंबाइंड रीजन एंड इमोशन, उन्होंने रीजन, रीजन का मतलब थॉट, रीजन को भी जगह दिया, कंबाइन किया, और इमोशन को भी जगह दिया। द टेक्निक वाज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। जब जो है इमोशन को और थॉट को, भावना को, भावना के साथ साथ तर्क दोनों को जोड़ा जाता है, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब होता है जोड़ना, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी का मतलब होता है थॉट एंड इमोशन। जब थॉट और इमोशन को जोड़ा जाता है तो उसको जो नाम दिया जाता है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, CATION, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, उसको जोड़ा गया। एंड यू डोंट फाइंड दिस आर्ट या दिस टाइप ऑफ टेक्निक या दिस टाइप ऑफ यू कैन से कि डिक्शन इन एलिजाबेथन पोइट्री। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि आगे उन्होंने लिखा कि मेटाफिजिकल पोएट्स वर एडमायर्ड बाय द मॉडर्न पोएट टी.एस. एलियट। ये अभी मैंने आपको बताया कि टी.एस. एलियट ने उनकी बड़ी तारीफ की है। मेटाफिजिक वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड, दो शब्दों से बना हुआ मेटा और प्लस फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिकल वर्ड। मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव इन एडवोकेसी, मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो दलील देने में बहुत विश्वास करते थे, जो भी वो बात कहते थे उस पर अडिग रहते थे और अपनी अपनी एग्जांपल्स के माध्यम से उसको प्रूव करते थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव इन एडवोकेसी, दे वर मेन ऑफ लर्निंग, वे नई चीजों को सीखते थे। दे कंपोज्ड शॉर्ट लिरिक्स, दे यूज्ड मेटाफर्स, सिमिली एंड हाइपरबली, उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर का यूज किया, सिमिली का यूज किया, हाइपरबली का लार्जली यूज किया हुआ। दे यूज्ड फारफेच्ड इमेजेस, मेटाफिजिकल कंसीव, उन्होंने फारफेच्ड इमेज का इस्तेमाल किया। अभी मैंने बताया था कंसीव क्या होती है, कंसीव इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टुगेदर, यह एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है जिसमें दो असमान चीजों को साथ साथ रखा जाता है, उनके बीच तुलना की जाती है। जो मेटाफिजिकल पोएट्स रहे वो कौन कौन से रहे, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्स के फादर थे, हर्बर्ट रहे, वाल्टर डेनहाम है, काउले है, वाउगन है, डेविनांट है, मार्वेल है एंड क्रशर। डोंट फॉरगेट दीज नेम्स, you have to note down these names, those who are preparing for UGC नेट एंड स्पेशली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये कई बार पूछा जा चुका है। जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का फादर कहा जाता है। उनके और ग्रुप में जो लोग शामिल है कौन है, हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट,
वाल्टर डेनहम, काउले, वाउगन, डेविनांट, मार्वल, क्राशा, ये सब रहे। वाल्टर डेनहम was the first poet who used consistent closed heroic couplet। एक और यहाँ पे आपको जो है यूज पता चल गया कि वाल्टर डेनहम पहले जो है पोएट है जिन्होंने किसका यूज किया हुआ है, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट का यूज किया। उसके पहले केवल रन ऑन हीरोइक कपलेट चलता था। क्लोज्ड हीरोइक कपलेट क्या होता है, जो दोहा जैसा होता है, दो लाइन में ही पूरा सेंस निकल आए, दो लाइन के बाद फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लग जाए, तो जब अगर दो लाइन में कोई सेंस निकल आता है उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। यहीं पे ही पूरा चीज कंप्लीट हो गया, बंद हो गया। तो इंग्लिश में इट वाज फर्स्ट यूज बाय हुम, इट वाज फर्स्ट यूज बाय वाल्टर डेनहम। बाकी मैंने आपको ये बताया कि जो जॉन डन है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है, जिसमें अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, द फ्ली है, कैनोनाइजेशन है, गुड मॉरो है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है। उनका सानेट हॉली सानेट मैंने आपको बताया जो कलेक्शन रहा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इतना सारा चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, हैव यू एनी इशू और एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है। नाउ यू फाइंड कि जैकोबियन एज के बाद एक नया एज जो आता है वो कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज के जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट थे। इस एज में लिटरेरी क्रिएटिविटी उतना ज्यादा नहीं हुआ। यह एज जो है सिविल वॉर का एज था, पॉलिटिकल हमड्रम का एज था और मिल्टन के ग्रोथ का एज था। मिल्टन जो है, मिल्टन वाज बॉर्न इन 1608, 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद मिल्टन का राइटिंग कुछ इसी एज में आती है। तो नेक्स्ट एज जो हम लोगों को पढ़ना वो कौन सा है, कैरोलिन एज 1625 से 1649, या यहीं से प्यूरिटन एज की शुरुआत होती है। लेकिन प्यूरिटन एज का एक छोटा सा हिस्सा है कैरोलिन एज, और प्यूरिटन एज को एज ऑफ जॉन मिल्टन के भी नाम से जाना जाता है। तो जो प्यूरिटन एज है वो कैरोलिन एज में बांटा जाता है और कॉमनवेल्थ पीरियड में बांटा जाता है। कैरोलिन एज 1625 से 1649 था, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट राजा है। चार्ल्स फर्स्ट का हत्या 1649 में होती है। तो उनकी हत्या के बाद जो एज शुरू होता है वो क्या होता है, कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल का टाइम आता है। तो ये जो एज था कि चार्ल्स फर्स्ट वाज, इस एज में क्या थे, चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ दिस एज, द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट मर्डर हिम इन 1649। जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में, दोज हु केम अंडर द बैनर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, उन सब लोगों ने मिलकर राजा का हत्या 1649 में कर देते हैं। इसी एज में थिएटर पे बैन लगाया गया था जो 1642 की घटना है। इसी एज में प्रेस पर बैन लगाया गया था, 1643 की घटना है। और प्रेस के बैन के खिलाफ जॉन मिल्टन ने एक किताब लिखा था, दैट वाज द प्रोज वर्क एरियोपैजिटिका, जो 1644 ईस्वी में आया हुआ है। इसी एज में सिविल वार शुरू होता है पार्लियामेंट के बीच में और कोर्ट के बीच में। कोर्ट में चार्ल्स फर्स्ट रहे हैं, पार्लियामेंट का लीडर ओलिवर क्रॉमवेल थे। ओलिवर क्रॉमवेल रूल्ड ओवर, ओलिवर क्रॉमवेल जो चार्ल्स फर्स्ट के मर्डर के बाद 1649 में आते हैं, उन्होंने 1649 से 1658 तक इंग्लैंड में रूल किया है। और उनके समय को कॉमनवेल्थ पीरियड या इंट्रेजिनम के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इट इज आल्सो नोन एज इंट्रेजिनम और कॉमनवेल्थ पीरियड। दिस वर्ड इज रिटेन हियर, INTREGGNUM। ओलिवर क्रॉमवेल 1658 में उनकी मौत हो जाती है। उनकी डेथ के बाद अब पता नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई हैव अ कंफ्यूजन कि उनके बेटे थे या भाई थे, जो भी रहे हों, उनके लड़के रिचर्ड क्रॉमवेल गद्दी पर बैठते हैं और वो 2 साल तक रहते हैं, 1658 से 1660। उसके बाद 1660 में रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाता है, जिसमें चार्ल्स सेकेंड जो चार्ल्स फर्स्ट के भाई थे और वो जो भाग जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं। कहाँ चले गए थे, फ्रांस चले गए थे। फ्रांस से वापस आते हैं और दोबारा गद्दी संभालते हैं। उस पीरियड को 1660 कहा जाता है। तो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस कि जो चार्ल्स फर्स्ट हैं उनकी हत्या कब होती है? 49 में सर। 1649 1649। चार्ल्स फर्स्ट के जो भाई थे चार्ल्स सेकेंड, उनकी हत्या के बाद कहाँ चले जाते हैं? फ्रांस 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 से उनकी वापसी इंग्लैंड को कब होती है? 1660 में। और थिएटर को बैन कब किया गया था? 1642 1612। प्रेस पर बैन कब लगाया गया था?
1643. 1643। और इसके अलावा यू सी कि ओलिवर क्रामवेल जो है चीजों को कब से कब तक मैनेज करते हैं? 1625 से 1625 से 1649 49 तक। 49 to 1658 1630 58 सर इशरत मैडम ने 1625 वर्ड यूज किया है। 1638 सर। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि ओलिवर क्रामवेल 1649 से 1658 तक का उनका समय रहा है। कोई 1638 जा रहा है, कोई 1625 जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। अभी मैंने सर्किल में रखा हुआ यहाँ पर कि ओलिवर क्रामवेल 1649 से 1658 तक रूल करते हैं। उसके बाद जो है रिचर्ड क्रामवेल आते हैं, वो 1658 से 1660 तक का रहा। रेस्टोरेशन एज कब शुरू होता है? 1660 से 1660 से 1660 इस पूरे कैरोलिन एज का या प्यूरिटन एज का सबसे बड़ा पोएट कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन सर। जॉन मिल्टन। तो इस तरह से अब आपको ये समझ में आ गया। जो मेटाफिजिक्स शब्द है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर ड्राइडन जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन किसने क्वाइन किया था? डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फादर कौन है? जॉन डन। डॉक्टर जॉन जॉन डन सर। फिर कौन सा जॉन? जॉन कौन? जॉन डन। ड्राइडन बीच में जॉन जॉन डन। एक किस एज में आते हैं? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज में। जैकोबियन एज का डेट क्या है? 1630 1625। 14 मेटाफिजिकल पोएट्स को किस मॉडर्न पोएट ने तारीफ की है? टीएस एलियट। उन्होंने कौन सा ऐसे लिखा था? मेटाफिजिकल पोएट्स। किस सन में वो पब्लिश हुआ है? 1921। 1921। ठीक है। अब लास्ट है कैवालियर पोएट्स। इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स। जो कैवालियर पोएट्स थे ये जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स थे। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? रॉबर्ट हेरिक है, लवलेस है, सकलिंग है और थॉमस केरी है। ये चीज नाम आप ध्यान में रखिएगा। कैवालियर पोएट्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स था, छोटा सा ग्रुप ऑफ पोएट्स थे। इसमें रॉबर्ट हेरिक है, लवलेस है, सकलिंग है एंड थॉमस केरी है। हु राइट सॉन्ग्स जनरली इन लाइटर, जो छोटे छोटे लिरिक लिखते थे। और वो लिरिक क्या होता था? लाइटर होता था, गे होता था, ट्रिवियल होता था और लाइसेंसियस होता था। उसमें लस्ट, पैशन, इस तरह की चीजों को लेकर के बात की जाती थी। थॉमस क्रू में बी कॉल्ड द इन्वेंटर। ये कहा जा सकता है कि थॉमस केरू जो है इस पूरे स्कूल ऑफ पोएट के इन्वेंटर थे। जैसे जो है अगर मेटाफिजिकल पोएट्स का ये कहा जाएगा उसका इन्वेंटर कौन थे, तो उसके इन्वेंटर जॉन डन थे। ऐसे ही जो कैवालियर पोएट्स हैं उसके इन्वेंटर कौन है? थॉमस केरू है। इसमें कौन से 4 पोएट शामिल है? रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, सकलिंग एंड थॉमस केरू। थॉमस केरू को क्या कहा जाता है? इनको ये कहा जाता है कि वो इसके इन्वेंटर थे। थॉमस केरू में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। दे आर आल्सो नोन एज सन ऑफ बेन और बेन जॉनसन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा स्कूल ऑफ पोएट अपने आप को सन ऑफ बेन कहता है? तो कौन कहते हैं? कैवालियर पोएट्स कहते हैं। और या उनको बेन जॉनसन भी कहा, सन ऑफ बेन। उन्होंने बेन जॉनसन को अपना फादर माना, अपना आइडियल माना, उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया और ये कहते हैं मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो जो कैवालियर पोएट्स है, और आज एक तरह से यू आर गेटिंग 2 स्कूल ऑफ पोइट्री। आपको 2 स्कूल ऑफ पोइट्री और 2 एज, जैकोबियन एज और कैरोलिन एज क्लियर हो रहा है। तो जो ये सेकेंड स्कूल ऑफ पोइट्री है, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्स, रॉबर्ट हेरिक, लवलेस, सकलिंग, थॉमस केरू। और वे लोग शॉर्ट पोएम्स लिखते थे। उनका पोएम लाइटर होता था, गे होता था, ट्रिवियल होता था, लाइसेंसियस होता था। और ऐसा कहा जाता है थॉमस केरू में बी कॉल्ड द इन्वेंटर ऑफ कैवालियर लव पोइट्री। उन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा। दे रोट अगेंस्ट स्पेंसरियन एंड एलिजाबेथन पोइट्री।
दे बिलीव इन सीज द डे, ये पूछा जा चुका, अभी हाल ही में पूछा जा चुका है यार। सीज द डे किसका खासियत है? सीज द डे का मतलब होता है, इसी को लैटिन में कहा गया कार्प डीम। ये कार्प डीम वर्ड आया हुआ था। कार्प डीम का मतलब क्या होता है? सीज द डे। तो जो बेन जॉनसन थे या जो कैवालियर पोएट थे, वो लोग हमेशा अपनी बिलव्ड से कहते थे कि जो जवानी के दिन है ये बहुत तेजी के साथ गुजर रहे हैं, हमें इस दिन को जो है क्या करना, इंजॉय करना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि द डे इज पासिंग वेरी फास्ट, वी मस्ट सीज द डे, वी मस्ट कैप्चर द डे, हमें डे को कैप्चर करना, पकड़ना है। तो दिन को तो पकड़ा नहीं जा सकता, समय को नहीं पकड़ा जा सकता। It means that they were requesting to their beloved that we have to enjoy our life. हमें अपने जीवन में आनंद लेना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ये कार्प डीम, सीज द डे, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो यू फाइंड इट हियर। बाकी कल का नेक्स्ट जॉन मिल्टन है, हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो आज के लिए द कैवालियर पोएट, आज कैरोलिन एज, आज आपका जो है जैकोबियन एज, आज आपका मेटाफिजिकल पोइट्री। इतना हमने किया। वी विल मीट टुमारो, यू कैन सेंड योर फीडबैक अबाउट क्लास। और हाँ, कल क्लास तो नहीं होगी